नमस्कार। लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा शाह। शिक्षा मनोविज्ञान के आज मैं जीन पियाजे की बात करूंगी। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो इस विषय को जानने से पहले आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी तक शेयर भी करें। यदि आप मेरा पहला देख रहे हैं ये चैनल लर्निंग यूट्यूब चैनल का, तो आप पहले इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हम बात करते हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि संज्ञान का मतलब क्या होता है। संज्ञान का शब्द का अर्थ होता है जानना या समझना, और यह एक ऐसी बौद्धिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विचारों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। और संज्ञानात्मक विकास शब्द का जो प्रयोग मानसिक विकास के व्यापक अर्थ में किया जाता है। तो ये मैं आपको यहाँ पे संज्ञान जो शब्द है इसके बारे में मैं बताई। अब हम आगे बात करते हैं जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। और जीन पियाजे का जो जन्म 1896 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में हुआ। और पियाजे ने सर्वप्रथम द लैंग्वेज ऑफ सॉर्ट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक 1923 में लिखा। इन्होंने पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। आज मैं इस विषय के बारे में आप सभी को बताऊंगी कि पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इस सिद्धांत के बारे में एग्ज़ाम में, जैसे सीटेट के एग्ज़ाम होते हैं, तो अक्सर ज़रूर प्रश्न यहाँ से आते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के कोई भी प्रश्न ना आए। यहाँ से ज़रूर एक ना एक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पे पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। पियाजे द्वारा जो प्रतिपादित इस सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास के नाम से जाना जाता है। और पियाजे ने बताया कि जो मनोविज्ञान जो है मानव के विकास को उन्होंने 3 पक्ष में बताए, जैसे जैविकीय परिपक्वता, मौलिक पर्यावरण के साथ अनुभव, सामाजिक पर्यावरण के साथ अनुभव। तो उन्होंने कहीं ना कहीं जीन पियाजे ने अनुभव को साथ में जरूर जोड़ा। जीन पियाजे का जो सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं, और जीन पियाजे जो हैं इन्होंने इन्होंने 4 जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माने थे। संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये जो 4 इनकी जो अवस्था है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माने गए थे। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया, और जिनके नाम मैं बताई यहाँ पे। तो मैं आपको एक एक करके इनकी जो अवस्थाओं के बारे में आपको मैं बताती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं संवेदी गामक अवस्था। अब संवेदी गामक अवस्था जो होता है, संवेदी गामक अवस्था के अंतर्गत जो है ये इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहा जाता है इसे। और ये जो है हम इसकी बात कर रहे हैं, संवेदी गामक अवस्था की बात कर रहे हैं। जन्म से 2 वर्ष तक का होता है ये। मानसिक क्रियाएं इंद्रिय जनित गामक क्रियाओं के रूप में ही संपन्न होती है। और जब जैसे मान लीजिए कि भूख लगने की स्थिति को बालक रोकर व्यक्त करता है। जब बालक रोता है तो जब उसे भूख लगती है तो वो रोने की अवस्था को व्यक्त करता है। और इस अवस्था में जो व्यक्ति है, जो बच्चा है, वो आँख, कान एवं नाक से सोचता है, और जिन अवस्थाओं को प्रत्यक्ष देखते हैं उनके लिए उसी का अस्तित्व होता है। इस आयु में जो बालक की जो बुद्धि उसके कार्यों द्वारा व्यक्त होती है। चलिए मैं आपको उदाहरण के माध्यम से बताती हूँ कि उदाहरण के लिए चादर पर जो बैठा शिशु चादर पर थोड़ी दूर स्थित खिलौनों को प्राप्त करने के लिए जो चादर को खींचकर खिलौना प्राप्त कर लेता है। और इस तरह से अवस्था में जो अनुकरण जो होता है, नकल करने की अवस्था जो होती है, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित होता है। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ संवेदी गामक अवस्था की।
तो संवेदी गामक अवस्था जो होता है, इसमें बच्चे की जो आयु होती है जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। तो ये मैं आपको यहाँ पे संवेदी गामक अवस्था की बात की। उसके बाद हम बात करते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ये होता है 2 से 7 वर्ष की जो आयु होती है उसमें मानी जाती है। और इस अवस्था में क्या होता है कि जो बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें जो क्या होता है विभेद करने लगता है, और इस दौरान उसमें भाषा का विकास भी प्रारंभ हो जाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है, जो 2 से लेकर 7 वर्ष तक की होती है, इसमें भाषा का भी विकास प्रारंभ हो जाता है। और इस अवस्था में जो है बालक नई सूचनाओं और अनुभवों को संग्रह करता है, और वह पहली अवस्था की अपेक्षा अधिक समस्याओं का समाधान करने योग्य हो जाता है। और बच्चों में वस्तु स्थायित्व के गुण का विकास होता है। जो वस्तु होता है उसके स्थायित्व के गुण का विकास होता है। तो ये यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात हुई। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरी अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ये होता है, ये जो अवस्था होती है 7 वर्ष से 11 वर्ष की मानी जाती है। ये जो तीसरी अवस्था की मैं बात कर रही हूँ, 7 वर्ष से 11 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। तो इस अवस्था में जो है बालक में वस्तुओं को पहचानने, उनका विभेदीकरण करने और जो वर्गीकरण करने की जो क्षमता होती है वो विकसित होने लग जाती है। और जो चिंतन करते हैं वो क्रमबद्धता, तर्क संगत, कहीं ना कहीं ये भी प्रारंभ करना शुरू हो जाता है। और भाषा का पूर्ण विकास होने लग जाता है। बालक में क्या होता है कि किसी सामान्य विषय के संबंध में जो तर्क करने लग जाता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जिद्दी करने की प्रवृत्ति भी बालक में क्या होती है, सीख लेती है। किसी चीज़ की बात को अपने पे अड़े रहना, जिद्दीपन हो जाना, कहीं ना कहीं इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चे के अंदर ये चीज़ें आने प्रारंभ होने लग जाती हैं। अब हम बात करते हैं चौथी अवस्था जो होती है वो होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है इसमें एक मिनट मैं आपको तीसरा एक और बताती हूँ, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ये भी होता है कि जो बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूल करने के नियमों को भी कहीं ना कहीं सीखने के लिए इच्छुक होने लग जाता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं चौथा अवस्था आता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब ये जो अवस्था होती है 11 वर्ष से अधिक, और इस अवस्था में ये होता है कि इस अवस्था में जो होता है ना, जो भाषा संबंधी योग्यता, संप्रेषणशीलता का विकास जो होता है कहीं ना कहीं होने लग जाता है। और इस अवस्था में व्यक्ति अनेक संक्रियात्मक को संगठित कर उच्च स्तर के जो संक्रियात्मक होते हैं उसका निर्माण करना शुरू कर देते हैं। और बालक में अच्छी तरह से सोचने, समस्या का समाधान करने और एक निर्णय लेने की जो क्षमता का विकास भी होने लगता है। तो ये यहाँ पे जो चौथी अवस्था हुई, मैं आपको चारों अवस्था के बारे में बताई। अब हम आगे बढ़ते हैं। पियाजे ने एक और पक्ष समावेश किया जिससे संतुलिनकरण कहा जाता है। जो संतुलित होता है करण उपर्युक्त जो तीनों पक्षों के मध्य समन्वय स्थापित करता है। और इस आधार पे क्या है कि पियाजे ने एक दृष्टिकोण विकसित किया जिसे स्कीमा कहा जाता है। तो पियाजे ने जो स्कीमा की भी बात की है, हम स्कीमा की बात की इन्होंने, पियाजे ने। उसके बाद जो स्कीमा है पियाजे के जो अनुसार है संतुलनीकरण की ही स्कीमा है। और स्कीमा को ही सही रूप में समझने हेतु इन 3 अवधारणाएं होती हैं उनको समझना बहुत ज़्यादा अत्यंत आवश्यक माना जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे संतुलनीकरण। विकास के लिए संतुलन एक अनिवार्य शर्त है, क्योंकि संतुलन ही जैविक परिपक्वता, भौतिक पर्यावरण और सामाजिक पर्यावरण के साथ समन्वय स्थापित करता है। इसके अभाव में किसी भी प्राणी का विकास संभव नहीं है। पियाजे ने जो संतुलनीकरण जो है उसको स्वचालित आरोही क्रम
आरोही प्रक्रिया कहा है और जो व्यक्ति के विकास को धीरे धीरे आगे बढ़ाती रहती है। और यह जो संतुलनीकरण जो है पियाजे के अनुसार स्कीमा है, इन्होंने स्कीमा माना है इसे। और स्कीमा की जो संरचना ही ग्रहिता का एक प्रमुख प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में दो तत्व होते हैं, एक होता है आत्मीकरण और दूसरा होता है समंजन होता है ये। तो पहला जो है आत्मीकरण। आत्मीकरण जो होता है वो किसी व्यक्ति की वह योग्यता या क्षमता को कहा जाता है जिसके सहयोग से वह नवीन परिस्थितियों के साथ अपना समन्वय स्थापित करता है। तो ये यहाँ पे आत्मीकरण की बात हुई। दूसरा हम बात करते हैं समंजन की। समंजन जो होता है एक तरह से पूर्व अनुभवों की पृष्ठभूमि में नवीन अनुभवों का आत्मीकरण, अर्थात वातावरण से ज्ञान प्राप्त करने में जो बालक के पूर्व अनुभव भी सहायक होते हैं। तो ये जो यहाँ पे अनुभव से जोड़कर जो बात कही गई है इसके अंतर्गत, फिर इसके बाद जैसे बालक जैसे जैसे अपने वातावरण में जो समजन्य और आत्मीकरण करता जाता है तो उसका जो संज्ञानात्मक विकास आगे बढ़ता जाता है। बालक कहीं ना कहीं जो होता है एक अनुभव के माध्यम से कहीं ना कहीं ज्ञान और उनके जो दिमाग में कहीं ना कहीं प्रक्रिया चलती रहती है। और जो जीन पियाजे ने स्कीमा के साथ जो है बालक के बौद्धिक विकास की अवस्थाएं भी बताई थी जो निम्नलिखित है, वही मैं आपको बताई थी। संवेदी गामक अवस्था हो गई। पियाजे के अनुसार जो ये अवस्था है जो मैं आपको बताई थी 2 वर्ष तक होती है। फिर इसे भी उन्होंने 6 भागों में बांटा था और इस काल को जो संवेदी गतिक काल इसलिए कहा गया क्योंकि इस काल में जो बालक अपने आसपास के पर्यावरण को समझने लगता है, उसे समझने का प्रयास करता है बालक। अब हम बात करेंगे कि जो इस काल में जो बालक अपना ध्यान किसी चीज पर बहुत ही थोड़े समय के लिए केंद्रित करता है, उसका केवल संवेगात्मक जैसे हुआ स्पर्श, स्वाद, गंध, श्रवण, दृश्य आदि का विकास होता है। भाषा के स्थान पर संकेतों का प्रयोग करता है। अगर उसे पानी प्यास लगता है तो वो रोकर बोलता है, अगर तो और वह कहने की मुद्रा एवं कहने के ढंग भावनाओं को समझने लगता है और किस अवस्था के अंत तक अनेक शब्द भी बोल सकता है। प्रतिनिधानात्मक बुद्धि एवं मूर्त संक्रिया काल, यह अवस्था सामान्यतः जो है 2 से 11 वर्ष तक की मानी जाती है और पियाजे ने इस अवस्था को 2 भागों में भी बांटा है। पूर्व संक्रियात्मक काल और यह अवस्था 2 से 7 वर्ष तक की होती है और इस अवस्था में बालक में आत्म केंद्रित चिंतन की जो प्रवृत्ति रहती है और उसका चिंतन धारण जो एक सरल होता है और वह भाषा के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करता है। उदाहरण के लिए जो एक लंबा और दूसरा चौड़ा गिलास जिसमें बराबर पानी भरा है और इसके बारे में अगर बालक यह तो बता सकता है कि लंबे गिलास में पानी चौड़े गिलास की तुलना में अधिक है, परंतु यह नहीं बता सकता कि वह दूसरे गिलास की चौड़ाई अधिक है, अतः जो पानी जो है वो बराबर है। तो ये हम एक उदाहरण के माध्यम से बता सकते हैं। दूसरा बात करते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो मैं बताई थी कि इस अवस्था में जो 7 वर्ष से 11 वर्ष के मध्य जो की अवस्था है और इस अवस्था में बच्चा जो अमूर्त एवं तार्किक उदाहरणों को समझने लगता है। बच्चे की आत्म केंद्रित कम होने लगती है और पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर देने लगता है। जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसको बोध होने लग जाता है इस प्रश्न को उत्तर देने में। अगर उससे पूछा जाए उसके पापा का नाम क्या है, घर कहाँ पे है, तो वो बता देता है आराम से। इस अवस्था में जो बालक तथ्यों का सरणीय वर्गीकरण और अनुरूपीकरण करना प्रारंभ कर देता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है, जो यह अवस्था में जो 11 से 15 वर्ष तक की उम्र तक की होती है और इस समय जो होता है जो बालक विचार करने की योग्यता, चिंतन शक्ति अर्जित कर लेता है। वो विचारों को समझने लग जाता है। अगर कोई किसी चीज़ को अगर कहना तो वो आसानी से कह देता है और वह अमूर्त संबंधों की विषय से चिंतन कर सकता है और जो भी समस्याएं आती हैं उसके आगे या फिर
जीवन में कोई भी समस्या आती है तो वो उसका समाधान आराम से कर लेता है, और इस प्रकार यह उद्देश्य जो है चिंतन की अवस्था होती है। इस काल में जो है बालक तादात्म्यकरण, निषेधीकरण, पारस्परिक संबद्धता, सहसंबंध, रूपांतरण, ये 4 जो है क्रियाएं करने लगता है, जिन्हें पियाजे ने INRC के द्वारा अभिव्यक्त किया है। पियाजे ने जो उपरोक्त अवस्थाओं के अतिरिक्त जो है नैतिक और धार्मिक विकास का भी अध्ययन किया। पियाजे ने नैतिकता को 2 रूप में देखा। पहला देखा उन्होंने आश्रित अवस्था और दूसरा स्वायत्तता अवस्था, और आयु वर्ग के अनुसार भी इन्हें पुनः 4 अलग अलग भागों में विभाजित भी किया था, और इन 4 भागों का जो वर्णन है उन्होंने आश्रित अवस्था और स्वायत्तता अवस्था, इन दोनों अवस्थाओं के अंतर्गत उन्होंने बताया। अब इसके अलावा मैं आपको जो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के कुछ महत्व बताती हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक या मानसिक विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है ये? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और जो बालकों का जो विकास जो होता है, मतलब कि बालकों का जो मानसिक विकास जो होता है धीरे धीरे सोपान क्रम के अनुसार होता रहता है। और अगर हम बात करें कि जैसे अध्यापकों को अगर पहले बालकों के मानसिक विकास की अवस्था का निर्धारण कर उसे शिक्षित करने हेतु योजना अगर बनानी चाहिए, तो तार्किक चिंतन के विकास में भी जो बाल्यावस्था महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। अतः जो शिक्षकों को बच्चों में तार्किक क्षमता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। और अगर हम बात करेंगे जो शिक्षक को वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करते रहना चाहिए, इससे ये होता है कि जो प्रतियोगिता जो है नवीन सोच एवं नवीन विचारों को भी जन्म देती है, तो ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण मानी जाती है। एक और हम बात कर सकते हैं कि जो शिक्षकों को जो प्रयोगात्मक शिक्षा एवं व्यवहारिक शिक्षा पर दोनों पर बल देना चाहिए, क्योंकि प्रयोगों के माध्यम से ही बालकों में एक नवीन विचार और संचार होता है। और नवीन विचार जैसे हम दृष्टिकोण, मौलिक और अन्वेषण जैसे दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि नवीन विचार अगर बच्चों के अंतर्गत जागृत होंगे तो कहीं ना कहीं वो अपने विचारों को बताने में भी सक्षम हो पाएंगे। फिर एक चीज़ और हम बात कर सकते हैं इसके अंदर कि जीन पियाजे ने जो है और भी अन्य सिद्धांतों की बात की है। जैसे हम बात कर सकते हैं निर्माण और खोज का सिद्धांत। निर्माण और खोज का सिद्धांत, हम इसकी बात कर सकते हैं। निर्माण और खोज का सिद्धांत जो है मतलब प्रत्येक बालक अपने अनुभवों को अर्थपूर्ण बनाने के लिए क्या होता है, वो क्रियाशील होता है, और वह यह जानने के लिए प्रयत्नशील होता है कि उसके विचार होते हैं कहीं ना कहीं संबंध जो होता है उसके अंदर मेल खाते हैं, और बच्चे उन व्यवहारों और विचारों को समय समय पर खोज और निर्माण करते हैं। और कहीं ना कहीं पियाजे का मानना ये भी है कि ज्ञानात्मक विकास जो होता है केवल नकल ना होकर खोज पर भी कहीं ना कहीं आधारित होता है। खोज पर भी आधारित होता है जो ज्ञानात्मक विकास होता है। और इसके अलावा हम बात कर सकते हैं जो दूसरा बात कर सकते हैं कार्य क्रिया का अर्जन करना, क्योंकि क्रियात्मक क्रिया का तात्पर्य उस विशिष्ट प्रकार की मानसिक दिनचर्या से होता है जिसको हम कार्य को करते हैं। और एक विकास अवस्था से दूसरी जो हम प्रारंभ करते हैं कार्य करने को, तो कहीं ना कहीं आत्मीकरण और संतुलन दोनों ही स्थापित करना आवश्यक होता है। तो हमने यहाँ पे जो बात करी है आत्मीकरण का अर्थ होता है कि बालक में उपस्थित एक विचार में किसी नए विचार या वस्तु का समावेश हो जाना। और पियाजे के अनुसार जो होता है आत्मीकरण क्या होता है कि बालक के जो प्रत्यक्ष और गत्यात्मक दोनों का कहीं ना कहीं समन्वय स्थापित होता है, संबंध होता है इसमें।
और इस तरह से मैं जो जीन पियाजे के अन्य सिद्धांत के बारे में बताई, एक निर्माण और खोज का सिद्धांत और दूसरा क्रिया कार्य जो होता है उसका अर्जन करना। तो ये यहाँ पे जीन पियाजे की बात हुई। तो आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी तक शेयर भी करें। आज मैं आपको जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में बताई। और लर्निंग यूट्यूब चैनल के आप एजुकेशन जो है उसमें प्लेलिस्ट में आप में देख सकते हैं सभी वीडियो। धन्यवाद।